फाइन। तो देखो हम लोग लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे हमने सेकंड चैप्टर वाइंड अप कर लिया था। आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज एडमिशन। मैंने ये सेशन शुरू ही किया था लास्ट टाइम, कुछ इलेक्ट्रिसिटी इशू की वजह से क्लास को मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने अभी रात में सेशन रखा है। एंड आई होप आप लोगों ने, सबके पास आपके पास टाइम होगा और आप लोगों ने अपने टाइम को मैनेज किया होगा, सबके पास डेटा भी पूरा होगा, तो किसी को भी क्लास करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं, आई होप सो। सो आज का जो चैप्टर है दैट इज कॉल्ड एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्पज से, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पार्टनरशिप जो आती है आपके यहाँ पे, आपके एग्जाम में जो पार्टनरशिप का पूरा पूरा चैप्टर्स आते हैं, उसमें एक ये जो चैप्टर है एडमिशन वाला पार्ट, पार्टनरशिप के पूरे एजेंडे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो नाम से समझ में क्या आ रहा है, नाम से समझ में आ रहा है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, मतलब कोई नया पार्टनर आने वाला है बिजनेस में, उसके आते समय, मतलब वो अगर कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है आपके बिजनेस में, तो उसके आने के पहले हम क्या क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने एडजस्टमेंट करते हैं, इसके बारे में हमें एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में पढ़ना है। पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इस पूरी जर्नी में जो ये चैप्टर चलेगा, ये करीब करीब एक हफ्ते की क्लास होगी। एक हफ्ते में हम कोशिश करेंगे एडमिशन ऑलमोस्ट वाइंड अप कर दें, फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आई एम टेलिंग यू गाइस, विदाउट प्रैक्टिसिंग आपको मजा नहीं आएगा, आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर क्लैरिटी चाहते हो तो यू नीड टू हैव अ प्रैक्टिस एंड बी वेरी मच ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्लास 11th नहीं है, क्लास 12th है। देखो मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं ऑनलाइन जितना जितना ट्रेस कर सकता हूँ मैं वो कोशिश करूंगा, बट आप लोग को लॉयल रहना पड़ेगा मेरे साथ भी, और उससे ज्यादा अपने साथ। सो इस चैप्टर को बहुत सिंसियरली पढ़ना, स्क्रैच से पढ़ा रहा हूँ, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, और हर बच्चा इस चैप्टर पे एक ही लेवल पे है। कुछ बच्चे जो नए हैं उनके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है, वो इस सेशन को आराम से सुने। जो उनका पुराना सेशन है वो मैं रिकॉर्डिंग्स और लाइव सेशंस भी ले लूंगा, बट इस सेशन को प्रॉपर्ली इसको कंसिडर करना और प्रॉपर्ली इसको सुनना। अब जब मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा, व्हेन व्हेन दिस चैप्टर विल गेट फिनिश, तो आप क्या क्या चीजें इस चैप्टर में सीख चुके होंगे, मैं आपको ये बता रहा हूँ। सबसे पहला आपको इस चैप्टर में कवर करना है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो इसके पहले वाला चैप्टर था, उस चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में मैंने आपको सिखाया था ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो तो आप लोगों को आता ही है। अब इसमें आपको ये सीखना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकाला जाता है, कैसे हम नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को निकालेंगे, ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। और ये 1 नंबर या 2 नंबर में, 1 to 2 मार्क्स में कई बार आता है, बार बार आता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा, 2 नंबर के क्वेश्चन में आ जाएगा, और कुछ भी नहीं होगा, एकदम हलवा सा क्वेश्चन होगा। आप 2 मिनट के अंदर इसका मार्क्स अच्छे से गेन कर सकते हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरा हम इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल क्या होती है ये सब आप लोगों ने जाना है, आपने 11th में भी पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो आपको ये पता है, गुडविल का मतलब होता है रेपुटेशन। किसी भी बिजनेस के रेपुटेशन की वजह से जो उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने को मिलता है। ध्यान से सुनना, किसी भी बिजनेस में, किसी भी, आपने देखा होगा कई बार कि कोई बिजनेस बहुत चलता है और कुछ बिजनेस बिल्कुल नहीं चलते हैं। तो जिस बिजनेस में आपने बहुत भीड़ देखी हो या बहुत सारा उसकी वैल्यू देखी हो, बहुत पॉपुलर जो होते हैं बिजनेस, वो एक्चुअल में पैसे बहुत कमाते हैं, और उसका रीजन ये होता है उनका ब्रांड बहुत बिकता है। मतलब उनका जो गुडविल है ना, वो गुडविल बहुत अच्छा से उनको पैसा कमा के देता है। सो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमारा सेकंड कंसेप्ट होगा इसके अंदर, जो सीखेंगे हम। और मैंने आपको जब लास्ट सेशन लिया तो मैंने आपको थोड़ा सा हाईलाइट भी किया था कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, और कुछ बच्चों ने मुझे यहाँ पे आंसर दिया था, लेकिन मैं एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूँ उस पॉइंट को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों को पता ही है, लेकिन थोड़ा सा और मैं चाहता हूँ कि एक बार रिवाइज हो जाए। मान लीजिए कि 2 पार्टनर हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी। ये दोनों ओल्ड पार्टनर हैं, ये दोनों बहुत अच्छे से पार्टनरशिप फॉर्म को चला रहे थे, बट इनको एक नए पार्टनर को एडमिट करने का मौका मिला। क्यों मिला, क्यों करते हैं एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, इसके पीछे क्या रीजन है, अभी हम इसके बाद पढ़ेंगे। बट अभी मैं आपको एक कंसेप्ट ले रहा हूँ कि ए बी ने बोला कि सी को हम अपने पार्टनरशिप में इंट्रोड्यूस करें, मतलब एडमिट करें, ऐड करें। तो जब सी इस पार्टनरशिप में आएगा, तो इसके आने के पहले ए और बी कुछ अपने अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करते हैं। कैसे एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे मान लो बिजनेस की कोई गुडविल है। अब आप बताओ, अगर सी नहीं आया अभी तक, मान लो सी पिक्चर में नहीं है अभी, तो ए और बी ने तो बिजनेस चलाया है, ए और बी ने ही बिजनेस किया है। तो जब ए और बी ने बिजनेस किया है, तो ऑब्वियस सी बात है, इस बिजनेस का जो भी गुडविल है, जो भी गुड इमेज है,
जो इसका रेपुटेशन है, ये सारा का सारा किसने बिल्ड किया? ए और बी ने बिल्ड किया, और उसी को हम दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं गुडविल। तो अगर क्वेश्चन में दिया है गुडविल की वैल्यू दी है, मान लो गुडविल की वैल्यू दी है 1 लाख रुपीज, तो अगर क्वेश्चन में गुडविल की वैल्यू दी है 1 लाख रुपीज, तो सी के एडमिशन के पहले क्या लगता है क्या करना चाहिए? क्या ए और बी को इस गुडविल को बांटना नहीं चाहिए? गाइस, आपको लगता है ऐसा? यस सर। बांटना चाहिए, राइट? तो मतलब सी के एडमिशन के पहले ए और बी क्या बोलेंगे? भाई साहब, अगर सी हमारे पास आ रहा है एज अ पार्टनर, तो इसके आने के पहले जो ये गुडविल रखा है ना 1 लाख रुपीज, एक काम करते हैं मिस्टर ए और मिस्टर बी, हम दोनों बांट लेते हैं इसको, क्योंकि भाई ये गुडविल तो हम लोगों ने कमाई है, सी ने तो इसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं किया है। तो पता चला सी पार्टनर बन गया, और एक बार अगर सी पार्टनर बन गया ना, तो उसके बाद वो इस गुडविल में अपना भी हक मांगेगा, अपना भी शेयर मांगेगा। क्यों? क्योंकि तब वो भी पार्टनर बन चुका होगा। तो सी के पार्टनर बनने के बाद सी का हर वो सारा राइट सी को मिलेगा जो ए और बी के पास है। इसका मतलब जितने भी एसेट्स हैं, लायबिलिटी हैं, प्रॉफिट्स हैं, सब में सी शेयर करेगा। तो सी के आने से पहले कई बार क्या होता है, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो भी प्रॉफिट्स होते हैं या जो भी रिजर्व्स होते हैं या जो भी गुडविल होता है उसको बांटते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, ए और बी इस गुडविल को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे सी के आने के पहले। इस ट्रीटमेंट की जो पूरी पढ़ाई है ना, वो हम करते हैं ये सेकंड वाले कंसेप्ट में, दैट इज कॉल्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। राइट? यहां तक सबको क्लियर हो गया? सब लोग मुझे जवाब दो, हाँ या ना, एवरीवन? यस सर। यस सर। गुड। अब आता है थर्ड। बस दो ही लोग हैं क्या, बाकी लोग नहीं है? यस सर। इतना कंजूसी दिखाओगे बोलने में तुम लोग? श्रेया? यस सर। हाँ, सो जा सो जा। चलो, सेकंड पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट के थर्ड पॉइंट हमको क्या पढ़ना है? थर्ड हमको पढ़ना है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ किसका ट्रीटमेंट? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। ये भी कंसेप्ट आप लोगों ने इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको ये भी पढ़ाया, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। जिनका मिस हो गया कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं चैनल पे इस वीडियो को रिकॉर्ड करूंगा और इसके पहले का भी वीडियो रिकॉर्डेड मैं डाल दूंगा आज, तो आपको वहां पे वो मिलेगा, तो आप वो देख लेना। और बाद में एक बार और रिवाइज सेशन में लूंगा, रिवीजन सेशन, कंसेप्ट रिवीजन लूंगा, जिसमें मैं आपको ये पॉइंट्स फिर से समझाऊंगा। बट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, ये आपको थर्ड कंसेप्ट पढ़ना है। मतलब जैसे ही कोई नया पार्टनर आने वाला होगा बिजनेस में, जैसे ए है और बी है, और जैसे ही सी इस पार्टनरशिप में आने वाला होता है, एडमिट होने वाला होता है, उसके पहले ए और बी क्या करते हैं? ए और बी अपनी बैलेंस शीट में रखे हुए जितने भी एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में रखे हुए जितने भी एसेट्स और लायबिलिटी हैं, उनको रीवैल्यू करते हैं। उनको क्या करते हैं? उनको रीवैल्यू करते हैं। वही क्यों रीवैल्यू करते हैं गाइस, कोई बता सकता है क्यों हम लोग रीवैल्यू करते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटी का? जो भी आता है मन में बोलो, क्यों करते हैं क्योंकि रीवैल्यू? उसकी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही होती है। एग्जैक्टली, क्योंकि जो बैलेंस शीट में एसेट और लायबिलिटीज हैं, हर एसेट और हर लायबिलिटी की वैल्यू हर साल चेंज होती है। तो मान लो अगर आपने कोई लैंड खरीदी थी 3 साल पहले 1 लाख रुपीस की, तो वो जमीन की कीमत 3 साल बाद, आफ्टर 3 इयर्स, 1 लाख थोड़ी ना होगी। हो सकता है 1 लाख से बढ़कर 2 लाख हो गई हो। क्या इसमें इसको प्रॉफिट नहीं हुआ है पार्टनर्स को? बिल्कुल हुआ है। 1 लाख का लैंड 3 साल बाद 2 लाख का हो गया। तो जब मैं रीवैल्यूएशन करूंगा अपने एसेट्स की, तो हो सकता है मुझे एसेट्स की वैल्यू बढ़ चुकी हो और मुझे प्रॉफिट मिले। तो उस प्रॉफिट पे हक किसका है? उस प्रॉफिट पे हक भी ओल्ड पार्टनर का है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने ये लैंड खरीदा था। तो नए पार्टनर के जुड़ने के पहले जो पुराने पार्टनर होते हैं ना, वो पुराने के पुराने पार्टनर्स क्या करते हैं? पूरी की पूरी एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करते हैं, जानबूझ के करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटी को जब रीवैल्यू करा जाएगा तो हो सकता है वहां भी प्रॉफिट आ जाए, और उस प्रॉफिट को हम लोग शेयर कर लेते हैं, फटाफट अपने में बांट लेते हैं। मुझे पता चला अगर सी आ गया ना पार्टनर्स में, तो सी भी इसमें शेयर मांगेगा। तो सी को वो हक नहीं देना चाहते हैं, इसीलिए वो इनिशियल लेवल पे चाहते हैं उसके जुड़ने के पहले, उसके एडमिट होने के पहले वो कोशिश करते हैं कि वो ही प्रॉफिट को पूरा शेयर कर ले रीवैल्यूएशन के। तो हम रीवैल्यूएशन का कंसेप्ट भी पढ़ा है हम लोगों ने। हमने ऑलरेडी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, सेम कंसेप्ट है पूरा का पूरा। तो अब देखो, आपको एडमिशन पढ़ने में बिल्कुल इश्यू नहीं आएगा, ये सारे कंसेप्ट आपने पहले पढ़े हैं। कितना आसान हो गई जर्नी। पहले वाला कंसेप्ट सिर्फ 10 मिनट का है, मैं 10 मिनट में आपको चैप्टर ही बता सकता हूँ, पहला वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको आता ही है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था। थर्ड पॉइंट भी आपको आता ही है, मैंने आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाया था। देखो कितना इजी हो गया।
क्योंकि आपने फाउंडेशन पे बहुत मेहनत की या आपने उस कंसेप्ट को ध्यान से सुना। अब देखो थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट हमको क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? फोर्थ पॉइंट जो हमको इस चैप्टर में कवर करना है वो क्या है? फोर्थ पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। गाइस, क्या आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता? रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एवरीवन, क्या आप लोगों ने इसके बारे में इससे पहले नहीं पढ़ा है? अकाउंटिंग पढ़ा है सर। पढ़ा है ना? सबने पढ़ा है ना? जो नए उनको छोड़ दो, बाकी सबने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। अमन, अरब, अतुल, पुष्पा, श्रेया, श्वेता, सब पढ़ा है। पढ़ा है ना? पढ़ा है सर। देखो, अब तुम यस लोगों सर। को मैंने जब ये पढ़ा है। पढ़ाया था, जब ये कंसेप्ट पढ़ाया था बेटा, तो मैंने कहा था ना इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत करो, इसको समझो अच्छे से। देखो तुमने ये भी चैप्टर पढ़, ये भी कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है, ये भी पढ़ा हुआ है। मतलब टोटल हमको जो पॉइंट्स पढ़ने हैं ना एडमिशन में, वो टोटल 5 ही पॉइंट पढ़ने हैं। और 5 पॉइंट में से तुम ध्यान से नोटिस करो आप लोगों ने, तो आप लोगों ने 3 पॉइंट ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। आपको पहला पॉइंट और आखिरी पॉइंट पढ़ना है सिर्फ। इतना आसान हो गया चैप्टर। मतलब ये चैप्टर करने में लोगों को 1-1 महीना लग जाता है, और हम लोग के लिए शायद 3 दिन का भी चैप्टर नहीं है ये। इतना ईजी होगी जर्नी हमारी। इसलिए कहता हूं कि उस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर रखो, ताकि कोई दिक्कत ना आए। आओ फिफ्थ पॉइंट करके देखें। फिफ्थ पॉइंट हमको क्या पढ़ना है? फिफ्थ पॉइंट पढ़ना है एडजस्टमेंट ऑफ, ये पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स ऑन द बेसिस ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बता रहा हूं, ये बहुत ट्विस्ट आता है और इसमें बच्चे ट्रैप्ड होते हैं बोर्ड एग्जाम में, इस पर्टिकुलर फिफ्थ पॉइंट में। ये थोड़ा टेक्निकल होगा, लेकिन ध्यान से जब मैं पढ़ाऊंगा तब समझना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब क्या समझ में आया? मतलब ये कि एडजस्टमेंट करना है हमें कैपिटल के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे हमको कैपिटल में एडजस्टमेंट करना होता है। ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, और इसको मैं इजीली बहुत अच्छी लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में आपको कवर करूंगा। तो जो मेन पॉइंट है जो हमको फोकस करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में, वो फर्स्ट पॉइंट है और फिफ्थ पॉइंट है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा है, लेकिन मैं इस चैप्टर को फिर से, इन कंसेप्ट को मैं फिर से पढ़ाऊंगा इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में जब हम पढ़ेंगे तो हमारे माइंडसेट में क्या होगा, हमारे दिमाग में ये होगा कि यहाँ पे एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ये 3 टॉपिक पढ़ने पड़ रहे हैं। लेकिन जो पहले इसके चैप्टर पढ़े थे हमने, वो पढ़ा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वहां पे हमने क्या कंसेप्ट पढ़ा था? जब एग्जिस्टिंग पार्टनर, मान लो ए और बी है, ए और बी ने ही अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज किया। मतलब पहला इनका ओल्ड रेशियो था 3:2, और फिर उन्होंने सोचा कि अब रेशियो चेंज कर लें, 1:1 कर लें। तो अभी आपने देखा क्या? तो इसमें आपको ये समझ में आया कि भाई साहब एग्जिस्टिंग पार्टनर ए और बी जो है, वो अपना ही रेशियो जब चेंज करते हैं, तो उस कंसेप्ट को कहते हैं, या उस पॉइंट को कहते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो सेकंड चैप्टर था। अब आप क्या पढ़ेंगे? अब आप पढ़ेंगे ए और बी तो पार्टनर है, अब सी और एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो इसके आने के पहले कुछ अपने अकाउंट्स में एडजस्टमेंट करना है। उन एडजस्टमेंट की पढ़ाई को, वो एडजस्टमेंट्स, ये 5 एडजस्टमेंट्स हैं। ये 5 एडजस्टमेंट्स आपने अगर सीख लिए तो आपका एडमिशन का चैप्टर भी हो गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, जब आप रिटायरमेंट, इसके बाद जब आप रिटायरमेंट वाले चैप्टर पे जाओगे ना बेटा, जब आप लोग रिटायरमेंट वाले चैप्टर पे जाओगे, तो फिर यही कंसेप्ट है, पांचों पॉइंट, सेम पांचों पॉइंट है, वो भी आपको इजी लगेगा। और डेथ के केस में भी यही पॉइंट है। तो मोर और लेस आपका 70-80% जर्नी जो पार्टनरशिप की है, वो आपकी यही पॉइंट्स हैं, बार बार कवर हो रहे हैं। बस एक बार एडमिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, एक बार रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, और एक बार डेथ ऑफ अ पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। करना सारा का सारा सेम है, सारे एडजस्टमेंट, सारी अकाउंटिंग सेम रहेगी। 2+2 4 ही रहेगा ना, चाहे किसी केस में भी पढ़ो, ये सारे सेम, सब कुछ सेम रहेगा। तो आपके लिए कितनी बार रिवीजन हो जाएगा ये पॉइंट, और कितनी बार आप इसको अच्छे से समझ लेंगे, ये आपको अब महसूस हो रहा होगा। अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा और इन डेप्थ जाते हैं, और ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई वाई वी नीड न्यू पार्टनर। नए पार्टनर की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है कि भाई हम लोग अच्छा खासा ए और बी पार्टनरशिप कर रहे थे, ए और बी दोनों मिलके अपनी पार्टनरशिप फर्म को बहुत अच्छे से चला रहे थे, तो आखिर ऐसी क्या रिक्वायरमेंट पड़ी कि इनको एक नए पार्टनर की जरूरत पड़ गई? तो भाई सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में थ्योरेटिकली क्वेश्चन बहुत आता है, क्या आता है?
वो लोग ये पूछते हैं कि जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है बिजनेस में वो क्यों हो रहा है, गिव अस द रीजन, गिव अस 4 रीजन व्हाई वी नीड न्यू पार्टनर इन अ बिजनेस। तो आपको वो 4-5 रीजन ढूंढने पड़ेंगे। पहला रीजन क्या है, बहुत ही सिंपल है। पहला रीजन क्या है, फर्स्ट रीजन, रीजन किसका, न्यू पार्टनर का, एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, रीजन फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो क्या है पहला रीजन, मान लो ए और बी बिजनेस कर रहे हैं, इनको और पैसे की जरूरत है। ऑब्वियस सी बात है यार, इनको अगर और पैसे की जरूरत है तो क्या करेंगे, या तो बैंक जाएंगे या किसी से मांगेंगे। तो कई बार क्या होता है, ओल्ड पार्टनर्स को जब और पैसे की जरूरत होती है, और पैसे की जरूरत पड़ेगी क्यों, क्योंकि उनको एक्सपेंशन करना होगा बिजनेस में, या हो सकता है उनको बिजनेस में कोई बड़ी मशीनरी खरीदनी हो, भाई उनको पैसे की जरूरत है, रीजन कुछ भी हो सकता है। तो अगर उनको पैसे की जरूरत है तो हो सकता है वो कभी कभी ढूंढते हैं नए लोगों को, कि चलो यार एक नया पार्टनर ढूंढते हैं, वो नया पार्टनर बनेगा तो कुछ पैसे भी ले आएगा। इसीलिए कभी कभी मोर कैपिटल, व्हेन मोर कैपिटल नीडेड, व्हेन मोर कैपिटल नीडेड, जब नए पैसे की जरूरत होती है तब हम क्या करते हैं, नए पार्टनर को अप्रोच करते हैं, नए इंसान को अप्रोच करते हैं। व्हाई वी नीड मोर कैपिटल, बिकॉज फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, नीडेड फॉर द एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस, बिजनेस को हम एक्सपैंड करना है, जब एक्सपेंशन करना है तो एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस के चक्कर में हमें पैसे की जरूरत है, और उस पैसे को अरेंज करने के लिए हम नए लोगों को अप्रोच करते हैं एज अ पार्टनर बनाने के लिए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, व्हाई वी नीड एन एडिशनल पार्टनर। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि भाई कभी कभी हो सकता है कि हम लोग जब बिजनेस कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग यंग हैं, या हो सकता है हमको इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस इंडस्ट्री का बिजनेस करने का। तो कई बार हमको एक एक्सपीरियंस्ड, एक कॉम्पिटिटेंट वाला बंदा चाहिए। हो सकता है वी आर नॉट कॉम्पिटेंट नहीं है, हम लोग इतने कॉम्पिटेंट नहीं है, हमें शायद इतना अनुभव नहीं है इस फील्ड का, बिजनेस का। तो व्हाट वी आर लुकिंग फॉर, वी आर लुकिंग फॉर अ गाय हु इज हैविंग अ ग्रेट अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, who is having good amount of experience, as well as he is competent enough to do this business। उसके पास वेल एक्सपीरियंस्ड है। तो कभी कभी वेल एक्सपीरियंस और कॉम्पिटेंट इंसान की जरूरत पड़ती है, ताकि हम अपने बिजनेस को बहुत ही इफेक्टिवली, बहुत ही इफिशियंटली चला पाए। नहीं तो पता चला नौसिखिया ड्राइवर ड्राइवर जो होता है ना, जिसको गाड़ी चलाने नहीं आती, अगर उसको गाड़ी दे दो तो गाड़ी ठोक देगा वो, या गाड़ी सही से नहीं चलाएगा। लेकिन वहीं पे जब एक एक्सपीरियंस 15-20 साल पुराने ड्राइवर को गाड़ी दी जाती है तो वो बहुत आराम से गाड़ी चलाता है, अच्छे से चलाता है, गंदे से गंदे रोड पे भी आपको झटके महसूस नहीं होंगे, ऐसे चलाता है वो। इसी तरीके से बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए वी नीड एक्सपीरियंस पीपल। तो सेकंड रीजन क्या है, जब हमें कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत होती है एफिशिएंट बिजनेस को रन करने के लिए। तो व्हेन वी नीड कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस। गाइस, तुम लोग को समझ में आ रहा है एवरीवन, यस और नो? Yes, sir. व्हेन Yes, वी sir. नीड कॉम्पिटेंट Yes, एंड sir. Yes, एक्सपीरियंस sir. पर्सन, क्यों चाहिए कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस पर्सन, क्यों चाहिए बॉस? क्योंकि वो हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने में मदद करेगा। हम लोग को, हम कुछ भी करते हैं हमको चाहिए होता है ना। अभी तुम्हें कुछ करियर एडवाइस चाहिए, व्हाई यू आस्किंग मी, व्हाई यू एक्सपेक्टिंग सम सीनियर स्कूल, क्यों पूछते हो, टीचर से क्यों पूछते हो, क्योंकि उनका अनुभव है। नहीं तो आप बीमार होते हो डॉक्टर के पास क्यों जाते हो, क्योंकि उनका अनुभव है, उन्होंने इलाज किया हुआ है। हमेशा हमें एक्सपीरियंस इंसान की जरूरत होती है, कॉम्पिटेंट इंसान की जरूरत होती है, ठीक है। व्हेन वी नीड कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस पर्सन फॉर द स्मूथ रन ऑफ, फॉर द स्मूथ एंड efficient स्मूथ एंड इफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस। गाइस, अगर स्पेलिंग ना समझ में आए, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, वर्बली भी, ऑफ द बिजनेस। ये दूसरा रीजन है क्यों हमें एक नए पार्टनर की जरूरत चाहिए। और थर्ड पॉइंट, क्या लगता है आप लोगों को क्यों चाहिए होगा? थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है गाइस, क्या हो सकता है बताओ, सोचो, क्या लगता है आप लोगों को क्या हो सकता है थर्ड पॉइंट, क्यों हमें चाहिए नए पार्टनर की जरूरत, क्यों रिक्वायर्ड है? नहीं आएगा क्या फर्क पड़ जाएगा? कभी सोचा है इसके बारे में, थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? अच्छा ये बताओ, तुम लोग बोलोगे तो ऐसे नहीं, बट शर्मीले बच्चे हो मेरे, बट चलो कोई बात नहीं, मजाक अपनी जगह। मान लो मैं कोई बिजनेस अच्छा कर रहा हूं, और मैं अपने बिजनेस में, मैं तो बिजनेस को स्मूथली चला रहा हूं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, ठीक है। इसी बीच में मान लो मेरा बिजनेस है, किसी चीज का भी बिजनेस पकड़ लो, मैंने ये सोचा कि मैं अपने बिजनेस में एक रेपुटेड एक रेपुटेड इंसान को जोड़ लूं,
एक ऐसा इंसान जिसका रेपुटेशन मार्केट में बहुत अच्छा है, जिसका रेपुटेशन, जिसका गुडविल मार्केट में बहुत अच्छा है। अगर मैं सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दूं, अगर मैं सचिन तेंदुलकर को अपना पार्टनर बना दूं, तो उससे ये होगा कि उसकी ब्रांड और उसकी रेपुटेशन, उसकी गुडविल की वजह से बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस के साथ जुड़ जाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे बिजनेस को वक्त देंगे, हमारे बिजनेस की चीजों को खरीदेंगे, हमारा बिजनेस एक्सपैंड करने लगेगा, ग्रो करने लगेगा गाइस। सो सम टाइम वी नीड एक्सपीरियंस एज वेल एज रेपुटेड एंड गुडविल वाला पर्सन। तो हमें नए पार्टनर की जरूरत कभी कभी बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत जरूरी होती है, क्योंकि जब हम अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहते हैं तो कई बार हमको ऐसे इंसान की जरूरत होती है जिसकी मार्केट में रेपुटेशन, गुडविल बहुत तगड़ी हो। जैसे ही वो हमारे साथ जुड़ेगा, हमारी पार्टनरशिप में हमारे साथ पार्टनर बनेगा, वैसे ही हमारा बिजनेस मार्केट में हाईलाइट हो जाएगा। समझ में आया एवरीबॉडी? यस और नो? Yes, Yes. sir. So we badly needed every time a goodwill और reputation वाला person. तो अगर आप चाहते हो आपके बिजनेस की गुडविल, इफ यू वांट, सी इफ यू वांट टू इंक्रीज, इसको लिख लो ऐसे करके, टू इंक्रीज, अगर चाहते हो आप अपने बिजनेस का गुडविल बढ़े, अब आप नौसिखिए हो, नए लड़के हो, नए लड़कियां हो, अभी आपका बहुत एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट में, लेकिन मार्केट में आप अपना रेपुटेशन बनाना चाहते हो, तो आप बस एक काम करो, आप किसी बड़े ब्रांड को, बड़े ब्रांड एम्बेसडर इंसान को या बड़े किसी सेलिब्रिटी को अपनी पार्टनरशिप में पार्टनर बना दो, और वो आके आपके लिए एडवर्टीजमेंट कर दे, तो बोल दे कि मैं इसका पार्टनर हूं, अपने आप आपके बिजनेस को हाईलाइट मिल जाएगा। सो टू इंक्रीज द गुडविल एंड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस, अपने बिजनेस की गुडविल और रेपुटेशन को बढ़ाने के लिए sometime we need some people who have a great amount of reputation and मतलब कोई renowned person हो, जिनका मार्केट में फेस वैल्यू, ब्रांड हो। तो रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस को बढ़ाने के लिए by taking to increase the goodwill and reputation of the business by taking a reputed, क्या गंदा लिखता हूं यार मैं, to reputed and renowned person, renowned person, वो पर्सन जिसका मार्केट में एक बहुत अच्छा ब्रांड इमेज है, लोग उसको पसंद करते हैं, ठीक है। तो उनको हम क्या करते हैं, पार्टनरशिप दे देते हैं कि आ जाओ हमारे साथ पार्टनरशिप में जुड़ जाओ। सो ये है थर्ड रीजन, हमें एक नए पार्टनर की क्यों जरूरत है। तो लास्ट पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट क्या है, फोर्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि कभी कभी हमें क्या होता है, जैसे मान लो कि मिस्टर ए और मिस्टर बी बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, और इनके बिजनेस में 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, और 5 एम्प्लॉय में एक एम्प्लॉय ऐसा है जो बहुत ही अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा, वो बिजनेस को बहुत प्रॉफिट देता है, बिजनेस को बड़े लॉस होने से बचाता है, बिजनेस को डिलीजेंस के साथ चलाता है, केयरिंग के साथ चलाता है, अनवांटेड के एक्सपेंसेस नहीं कराता है, और बिजनेस के जो मालिक हैं, पार्टनर्स हैं, उनको वो बंदा बहुत पसंद आ रहा है, उसने बिजनेस को बहुत हेल्प की है। तो कई बार क्या होता है, हम अपने एम्प्लॉय को, ध्यान से सुनना, हम अपने एम्प्लॉय को इंकरेज करने के लिए कि भाई आप बहुत अच्छा काम करो, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है, उसको भी कभी कभी पार्टनरशिप ऑफर करते हैं। समझ में आ रहा है? टू इंकरेज द एम्प्लॉय, कौन सा एम्प्लॉय, जो केपेबल एम्प्लॉय है, जो बहुत अच्छा फैंटास्टिकली परफॉर्म कर रहा है, जो सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया कर रहा है, मेरे हमको समझ में आ गया कि बॉस ये बंदा अगर हमारे पास रहा तो हमारा बिजनेस तो मजेदार चलेगा। अब तुम्हें लालच भी है मन में कि बॉस ये बंदा तो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, इसके बिजनेस में होने से हमारे बिजनेस को प्रॉफिट बहुत हो रहा है, ये कहीं भाग ना जाए, कहीं दूसरी कंपनी इसको अप्रोच ना कर ले, तो एक काम करते हैं, इसको हम अपने ही बिजनेस में पार्टनरशिप ऑफर कर देते हैं। तो कई बार बिजनेस में आप ऐसे भी इंसान को पार्टनर बनाते हैं जो बहुत ही बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, वो आपका एम्प्लॉय है, बट वो कहीं दाएं बाएं ना हो जाए, कहीं तुम्हारा कॉम्पिटिटर उसको लेके ना चला जाए, इस डरने की वजह से बेटर रहता है कि हम उसको इनकरेज करें और उसको अपने यहाँ पे पार्टनरशिप का मौका दें। ये फोर्थ रीजन है, टू इनकरेज व्हाट, टू इनकरेज अ केपेबल इनफ, अ एम्प्लॉय केपेबल एम्प्लॉय को इनकरेज करना है, किस चीज के लिए, बाय टेकिंग हिम उसको इनकरेज कर रहे हो, कैसे, बाय टेकिंग हिम इनटू अ पार्टनरशिप, गाइस सबको समझ में आया पॉइंट?
क्यों रीजन? दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट रीजन. सबको समझ में आया कि नहीं आया एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. राइट. सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट. क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? 4. पहला कि हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत है अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए, तो हमें एक नए पार्टनर की जरूरत पड़ेगी. दूसरा क्या पॉइंट है कि भाई हमारे पास वो अनुभव नहीं है, हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है. तो अगर एक एक्सपीरियंस बंदे को पकड़ लेंगे ना, तो वो अपने एक्सपीरियंस से हमको, देखो अगर हम नॉन एक्सपीरियंस्ड हैं और हम बिजनेस कर रहे हैं, तो कई बार हम ऐसे लॉसेस कर सकते हैं, ऐसे ऐसे लॉसेस को फेस कर सकते हैं जो शायद हम अगर अनुभवी होते तो शायद नहीं करते. तो अगर हम एक अनुभवी इंसान को, एक एक्सपीरियंस पर्सन को अपने साथ बिजनेस में जोड़ लें, तो कई बार हमें बड़े लॉस होने से वो अनुभवी इंसान, वो एक्सपीरियंस पर्सन बचा लेता है. इसलिए हमें एक ऐसा कॉम्पिटेंट और एक्सपीरियंस पर्सन की जरूरत होती है. तभी भी अगर ऐसी चाहिए, ऐसी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें एक पार्टनर की जरूरत है. तो ये भी एक रीजन है कि क्यों हमें नया पार्टनर चाहिए. थर्ड पॉइंट क्या है कि बॉस हमें हमारे बिजनेस की गुडविल को बढ़ाना है, हमारे बिजनेस की रेपुटेशन को बढ़ाना है. और अपनी गुडविल और रेपुटेशन को बढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आप किसी बड़े सेलिब्रिटी, किसी बड़े ब्रांड एम्बेसडर को बना लो, कोई बड़े ब्रांड वाली इमेज वाले इंसान को अपना पार्टनर बना लो. धोनी को बना लो, विराट कोहली को बना लो. दे आर द फेस वैल्यू ऑफ दिस कंट्री. Once they will become your partner, obviously people will invest like anything. They will give you money, they will join with you, uh, they will start trusting your company. तो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर बिजनेस का रेपुटेशन तगड़ा वाला एंड गुडविल बढ़ा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो. एंड व्हाट इज द फोर्थ पॉइंट? द फोर्थ पॉइंट इज टू इनकरेज whom? टू इनकरेज एन एम्प्लॉय. एक ऐसे एम्प्लॉय को जो केपेबल एनफ है, उसको इनकरेज करने के लिए आप क्या करते हो? उसको अपनी बिजनेस को अपनी पार्टनरशिप में ऑफर करते हो कि प्लीज कम एंड ज्वाइन आवर पार्टनरशिप. उसको पार्टनर बना लेते हो. So these are the most important 4 points. These are the most important 4 reasons. कई बार एग्जाम में 2 मार्क्स में 4 नंबर्स की थ्योरी में आ जाता है ये पॉइंट बोर्ड में. ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकली पर्पस से. सो आज हमने अभी तक क्या क्या फटाफट पढ़ा, फटाफट देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं. पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि भाई हम जब ये एडमिशन की जर्नी शुरू करेंगे तो हमको कुछ पॉइंट्स करने हैं. जैसे पहला पॉइंट क्या है? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फिर क्या पढ़ना है? अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. फिर क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी. थर्ड फोर्थ पॉइंट क्या पढ़ना है? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ reserves and accumulated profit. You know guys very well what is reserves and what is accumulated profit, but still I will repeat these points again in this chapter once we will go ahead. Fifth point, adjustment of capitals on the basis of new profit sharing ratio. नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे आपको कैपिटल एडजस्ट करना पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई एम टेलिंग यू गाइस, रिमेंबर दिस. अपने पॉइंट से बुलेट में पॉइंट पे अपने पास लिख लेना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये बोर्ड में आता है एंड दिस इज अ ट्रैप. दिस इज अ बिग ट्रैप वेयर हर स्टूडेंट फंसता है इसमें. एंड बाकी तो हमको पता ही. फिर हमने रीजंस पढ़े, रीजंस को अच्छे से समझा और रीजंस को अच्छे से प्रैक्टिस किया. अब हम आगे बढ़ते हैं और अब टॉपिक, पहला प्रैक्टिकल टॉपिक शुरू करते हैं इस चैप्टर का. दैट इज व्हाट, जो हमने यहाँ पे पढ़ा था. पहला पॉइंट क्या पढ़ा था? कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ये हमको पहला पॉइंट आज कवर करना है. ये कवर करेंगे. पहले बाकी 3 पॉइंट तो फटाफट हो जाएंगे, फिर लास्ट पॉइंट पे आएंगे. सो हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कैसे कैलकुलेट करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इस कंसेप्ट को समझते हैं. चलो एक एग्जांपल लेके मैं आपसे बताता हूं, शायद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. एग्जांपल क्या है? मान लो ए, बी और सी. ये एग्जांपल है, ध्यान से इस एग्जांपल को समझना. ये 3 पार्टनर है, ठीक है, ए बी एंड सी. और इन तीनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्या है? 3:2:1. 3:2:1. अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूं तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3/6:2/6:1/6. 6 कैसे आया आप लोगों को पता है? 6 का कैसे आया? 6 आया इन सबके टोटल को. 3 + 2 + 1 = 6 होता है. तो हर 6 रुपए में 3 रुपए ए को जाएंगे, हर 6 रुपए में 2 रुपए बी को जाएंगे और हर 6 रुपए में 1 रुपए सी को मिलेंगे. ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इन तीनों के बीच में. अब मान लो, इमेजिन करो, यहां पे एक नया पार्टनर डी एज अ न्यू पार्टनर एडमिट होने जा रहा है. ऑब्वियस सी बात है, अगर न्यू पार्टनर एडमिटेड होगा या एडमिट होगा तो उसको भी कुछ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दोगे. तो मान लो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब डी एडमिट होगा तो डी को हम 1/6 शेयर देंगे. कितना शेयर देंगे? 1/6 शेयर देंगे प्रॉफिट में. ये हमने तय किया, नए पार्टनर को हम 1/6 शेयर देंगे. तो जैसे ये 1/6 शेयर के साथ पार्टनरशिप में एंटर करेगा, अब मेरा सवाल है, कैलकुलेट करिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनपीएसआर. क्योंकि जैसी डी इसमें आएगा ना, वैसे ए बी और सी और डी, इन चारों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाएगा. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब इमेजिन करो,
मान लो डी 1/6 के लिए आ रहा है, तो डी जब 1/6 के लिए आएगा तो ए और बी और सी ये अपना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट, जो वो एग्जिस्टिंग 3:2:1 के बीच में जो रेशियो शेयर कर रहे हैं, इन्हीं प्रॉफिट में से कुछ प्रॉफिट को वो सेक्रीफाइस करेंगे गाइस। वो जो चीज सेक्रीफाइस करेंगे वही तो 1/6 इनको मिलेगा। समझ में आ रहा है सबको, हाँ या ना? Yes, sir. एवरीवन, सबको समझ में आ रहा है? तो अब Yes. अब इस क्वेश्चन को कैसे करें? तो अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है। हम ऐसे इमेजिन करें, बड़े ध्यान से सुनना, ये पहली बार में समझ में आ जाएगा तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमें पता है कि जो बंदा ने, पहले हम चारों को ऐसे लिखेंगे, ए बी सी एंड डी, क्योंकि अब ये नया पार्टनर भी आ जाएगा, ठीक है, ये ऐसे करके लिख लेंगे। अब सवाल क्या है, जो डी आ रहा है, डी डी कितने के लिए आ रहा है? 1/6 के लिए आ रहा है। अब इमेजिन करो, इसको हम अपने प्रॉफिट में से 1/6 पोर्शन दे देते हैं। तो इमेजिन करो, लेट द प्रॉफिट इज 1। बस अब ध्यान से सुनो, मान लो प्रॉफिट 1 रुपया है, तो हम हर 1 रुपए में से 1/6 हम डी को दे देते हैं, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचेगा? 1 माइनस 1/6 करेंगे, कितना बचेगा? 5/6, राइट? तो मतलब क्या, हर 1 रुपए में से 1/6 उठा के हम डी को दे देते हैं, तो जो बचता है प्रॉफिट वो बचता है 5/6। और ये जो 5/6 प्रॉफिट बचेगा, इस पे हक किसका है? इस पे हक ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है। आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? यहां तक समझ में आया कि नहीं आया सबको? यस और नो? क्विकली, लेट द प्रॉफिट बी। Yes, sir. Yes, sir. सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो इमेजिन करो कि प्रॉफिट 1 रुपया है, तो डी क्या बोलेगा? डी बोलेगा भाई साहब हम आपके साथ पार्टनरशिप में आ गए और आपने हमको बोला था आप 1/6 देंगे प्रॉफिट का, तो चलिए 1 रुपए के प्रॉफिट का 1/6 निकालिए। वन रुपीज का 1/6 कितना होता है? 1/6। तो 1 रुपए में से जब 1/6 को माइनस कर दोगे तो बचेगा कितना प्रॉफिट? 5/6। तो ये 5/6 प्रॉफिट बच गया। अब ये 5/6 प्रॉफिट कौन लेगा? ये 5/6 प्रॉफिट ए बी और सी लेंगे। तो अब सवाल उठता है कि ये 5/6 का जो प्रॉफिट है वो ए और बी और सी कैसे बांटेंगे? तो इसको देखो कैसे बांटना है, ध्यान से सुनो। ए का कितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था? ए का पुराना था, देखो यहाँ पे ए का क्या था? 3/6, बी का कितना था? 2/6 और सी का कितना था? 1/6। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ए का लिखो 3/6, बी का लिखो 2/6 और सी का लिखो 1/6, राइट? इसको ऐसे लिख लो। और उसके बाद क्या करना है? सिंपल, 3/6 और 5/6। 3/6 को 5/6 से मल्टीप्लाई क्यों किया मैंने? 3/6 को 5/6 से, क्योंकि 5/6 रुपीज आपका प्रॉफिट बचा है। जब आप 1 रुपए में से, गाइस ध्यान से सुनो ना, देखो ध्यान से, जब आप 1 रुपए में से 1/6 निकाल के डी को दे देते हो तो बचता कितना है? बचता है 5/6। तो 5/6 के प्रॉफिट में से ए आके क्या बोलेगा? भाई साहब ऐसा है, 5/6 प्रॉफिट का 3/5, 3/6 तो मेरा है क्योंकि मेरा रेशियो 3/6 है। बी क्या बोलेगा? 5/6 के प्रॉफिट में का 2/6 मेरा हिस्सा है। और सी क्या बोलेगा? 5/6 का 1/6 हिस्सा मेरा है, मुझे दो। आर यू गेटिंग इट एवरीबॉडी? तो अपन क्या करेंगे? Yes, sir. Yes, sir. क्या करेंगे हम लोग? 3/6 का 5/6 निकालो, 2/6 का 2/6 का कितना निकलेगा? कितना है बी का रेशियो? 2/6। तो 5/6 का 2/6 निकालो और 1/6 निकालो 5/6 का, निकाल के कैलकुलेट करो कितना कितना आया एवरीबॉडी, कितना आया? 3/5 करो, मल्टीप्लाई करो इसे। 3/5 15, 15/36, 2/5 10, 10/36, 1/5 5, 5/36। ध्यान से सुनो, अब बहुत ध्यान से सुनो, बहुत ध्यान से। आप एक चीज को नोटिस कर रहे हो, ए का शेयर निकला 15/36, बी का शेयर निकला 10/36, सी का शेयर निकला 5/36 और डी का शेयर कितना है? 1/6। अगर ध्यान से देखो तो इन सबका डिनोमिनेटर क्या है? व्हाट इज द डिनोमिनेटर वैल्यू? 36, 36, 36। लेकिन डी का कितना है? 6 है। तो अब इसको भी इसके बराबर करना है, तो क्या करेंगे? इसके न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो गया? 6/36। ये रेशियो आ गया। रेशियो क्या हो गया? 15:10:5:5:6। गाइस क्लियर हुआ एवरीबॉडी? स्टूडेंट्स समझ में आया मैंने क्या किया? Yes, sir. Yes, sir. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बोर्ड में आता है। समझ, अलीना तुम्हें समझ में आया बेटा? अलीना
श्वेता समझ में आया? Yes, sir. अंशिका, पुष्पा, सामर्थ, Yes, sir. इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ना ये याद रखना, हमेशा याद रखना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपका डिनोमिनेटर सबका इक्वल होना चाहिए। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने ऐसे सॉल्व करने की कोशिश की। ओके, लेट्स रीजॉइन अगेन गाइस, जल्दी से रीजॉइन करो, फिर मैं आगे एक पॉइंट और बताना है मुझे। जल्दी आओ सब लोग, जल्दी से रीजॉइन करो। थैंक यू।